हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। आई होप आपने पिछले जो चैप्टर नंबर 2 था उसकी जो 2 एक्सरसाइज थी 2.1 और 2.2 मैंने ऑलरेडी वो करा चुकी हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। वहां पर अगर आपको नहीं मिलेंगी तो वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाना चैनल की, वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अवयव और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये है हमारा उसका पहला सवाल, जो कि मैंने क्वेश्चन को नोट कर रखा है ऑलरेडी बोर्ड पे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी चीजें आपको बताएंगे, वो क्या रहने वाली है। क्वेश्चन है अवयव ये अवयव हमें दे रखा है के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमसे मांगे हैं कि अवयव की कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या इसमें क्या होगी, और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अवयव A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा और A23 क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने अवयव की कोटि। तो कोटि क्या होती है वो समझ लीजिए। तो कोटि के लिए हमें सबसे पहले क्या हम देखते हैं, इसमें पंक्तियां यानी कि रो। तो ये आप देख सकते हैं जो लेफ्ट से राइट है इनको हम रो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहली रो है ये R1 है और ये सेकंड नंबर पे R2 है और ये R3 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है, 3 है। रो को हम पंक्तियां ही कहते हैं, ठीक है। पहले हम रो देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कॉलम। तो यहाँ पर हम हमारा जो कॉलम है वो C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये हमारा कॉलम है C4। तो जो अवयव की कोटि होती है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि हम कैसे निकालेंगे। तो अवयव की कोटि होती है रो इंटू कॉलम। अवयव की कोटि जो होती है वो क्या होती है, रो इंटू कॉलम। देख सकते हैं कि इसमें रो कितनी है, तो 1 2 3, 3 इसमें क्या है हमारी रो है, तो ये हो जाएगी हमारी 3। और यहाँ पर कॉलम कितना है हमारे 4, तो यह हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि अवयव की जो कोटि होगी वो क्या होगी 3/4। क्योंकि अवयव की कोटि हम कैसे निकालते हैं, पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलमों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हमारी 3 है और कॉलमों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या हमारी 4 है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं कि अवयवों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो अवयवों की संख्या जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो अवयवों की संख्या भी आप दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि जितने भी इसमें अवयव हैं उनको आप काउंट कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हमने इसकी कोटि निकाली है तो इन कोटि की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4, तो 4 3 जा 12, यानी कि टोटल इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 12। आप उसको काउंट करके भी काउंट कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप बोला है कि अवयव हमें निकालने हैं। कौन कौन से अवयव निकालने हैं, A13 निकालना है, A21 निकालना है और A33 आपको यहां से निकालना है। उसके बाद में A24 निकालना है, उसके बाद में A23 आपको यहां से अवयव निकालना है, यानी कि 5 अवयव निकालने हैं। तो मैं आपको बता दूं ये वाला जो हमारा होता है वो पहला A11 होता है, दूसरा A12 होता है, ऐसे ये A13 हो जाएगा, ये वाला A14 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा, ये A23 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ये जो है A31 हो जाएगा, ये A32 हो जाएगा और ये A33 हो जाएगा और ये वाला अवयव A34 हो जाएगा। अब मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है तो हम आसानी से इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं A13 कहाँ पे है, तो A13 हमारा 19 है, तो A13 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। बात करते हैं A21 की, तो A21 आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा 35 है, तो A21 की वैल्यू आ जाएगी 35। A33 हम देखें तो A33 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर A33 के प्लेस पर आ जाएगा -5। अब बात करें A24 की, तो A24 की वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो यहां पर आ जाएगी हमारी 12 और A23 की वैल्यू अगर हम यहां से देखेंगे तो A23 की वैल्यू जो है वो हमारी है 5/2। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से ये सवाल सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसके 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि दो क्वेश्चन एक ही इसमें दे रखे हैं। इन्होंने पूछा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, कितनी हम संभव कोटियां इसकी बना सकते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कुल अवयव हमारे कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे जो कुल अवयव हैं वो कुल अवयवों की संख्या है 24। तो हमें क्या है, संभव कोटियां यहाँ पे निकालनी है। तो हम इसको लिखेंगे, जितनी भी हमारी संभव कोटियां होंगी वो संभव हमारी कोटियां कौन कौन सी होंगी वो हमें बताना है। तो संभव कोटियां क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली संभव कोटि तो होगी एक की, अगर हम 24 में मल्टीप्लाई करें तो ये पहली संभव कोटि हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 25, यानी कि हम ऐसे दो डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद में 24 आना चाहिए। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। ऐसे कितनी संख्याएं होंगी? तो देखो, एक तो हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। इसका हम अगर अपोजिट कर दें, यानी कि 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है। तो दो तो संभव कोटियां यहां पर हो गई। यहाँ आगे बात करते हैं कि हम यहाँ पर 2 ले लें और 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 12 2 जा 24, ये भी यहाँ पे 24 आ रहा है। इसी के बाद में अगर हम 2 की प्लेस पे 3 रख लें और यहाँ पे 8 कर दें तो 8 3 जा भी 24 होता है, यानी कि 3 अट्ठे 24 होता है। इसके बाद में मैं 3 की प्लेस पे 4 कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 नम 36 होता है और 4 पंजे 20 होता है और 4 छंग 24 होता है, यानी कि 4 इंटू 6 कर दूं तो ये भी क्या होता है, 24 होता है। अब हम बात करें, अगर यहाँ पर मैं 5 रखता हूं तो 5 के टेबल में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका उल्टा कर दूं, 6 इंटू 4 कर दूं तब भी ये 24 होता है। अब मैं इसको उल्टा करूं, अभी तक यहाँ पर कितनी हो चुकी है हमारी कोटियां, 1 2 3 4 5 6 कोटियां हो चुकी हैं। अब मैं इसका और उल्टा कर सकता हूं, कैसे? अभी देखो, मैंने यहां पर लिखा है 6 इंटू 4, अब मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 3, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 3, तो एक कोटि और हो गई यहां पर। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2, यहां पर इसको लिख सकते हैं हमें 12 इंटू 2। तो हमारी कितनी कोटियां हो चुकी हैं अभी हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोटियां होंगी इसकी जितनी भी संभव हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर मैंने पेयर यहाँ पर बनाए हुए हैं, अगर हम दोनों पेयर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 24 आएगा। तो इस टाइप से हम किसी की भी संभव कोटियां निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें 13 अवयव हो तो इसमें कितनी जो है कोटियां हमारी होंगी। तो हम यहाँ पर इसको फिर से लिख लेते हैं कि कुल अवयव हमारे कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे कुल अवयव कितने हैं, 13 है। तो कुल अवयव 13 है, तो हमें इसकी अगर संभव कोटियां निकालनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी संभव कोटियां जो होंगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो 13 की संभव कोटियां आपकी क्या हो सकती हैं, एक तो हम 1 इंटू 13 कर लें तब यहाँ पर 13 आएगा, 13 आएगा, या हम इसकी 13 इंटू 1 कर लें तभी 13 आएगा। तो इसकी संभव कोटियां कितनी है, ओनली 2, और इसकी संभव कोटियां कितनी है, ओनली 8। तो आई होप इसको ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि जो 24 अगर किसी में अवयव है तो उसमें कोटियां कितनी होंगी। ठीक है, उसकी संभव कोटियां 8 है और जिसमें 13 अवयव है उसकी कोटियां कितनी होंगी, 2 होंगी। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें क्या पूछा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 5 अवयव है तो इसमें इसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, तो सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी के जैसे क्वेश्चन है। अब मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए पहले वाला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं, जिसमें 18 अवयव है तो उसकी कोटियां क्या होंगी। तो हम फिर से लिख लेते हैं कि हमारे कुल अवयव इसमें कितने हैं, कुल अवयव हमारे कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे कुल अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है, 18। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, संभव कोटियां निकालेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि इसमें कितनी संभव कोटियां हमारी रहने वाली हैं। तो संभव कोटियां क्या होंगी, देखिए 18 है तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 1 इंटू 18 का मतलब 18 ही होता है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 8, क्योंकि इसका मतलब भी 18 ही होता है, और मल्टीप्लाई करके हमें 18 ही लाना है जितनी भी संभव कोटियां इसमें हो सकती हैं। अब हम इसकी 1 की प्लेस में मैं इसको 2 कर देता हूं, अब 2 करूंगा तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 18 होता है। अब मैं 2 की प्लेस पे 3 करता हूं और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तब भी 18 होता है। अभी हमारे कितने पेयर बन चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम इसका क्या करेंगे, अगर 4 करता हूं तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी में भी कराऊंगा तो 18 हमें नहीं मिलेगा। अब हम इसका अपोजिट करते हैं, किसका, पहले इसका अपोजिट कर देते हैं। तो 9 को पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं, 9 2 18। उसके बाद में 6 को पहले लिख लेते हैं, 3 को बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा 18।
तो इसकी टोटल संभव कोटियां कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी टोटल संभव कोटियां जो हो जाएंगी हमारी वो हो जाएंगी 6। बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम बात करते हैं कि अगर 5 अवयव हैं तो कितनी कोटियां होंगी। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे कुल अवयव कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे कुल अवयवों की जो संख्या है वो है हमारी 5। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो संभव कोटियां आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक तो हो जाएगी 1 इंटू 5 और दूसरी हो जाएगी 5 इंटू 1। तो इसकी जो टोटल संभव कोटियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2। बहुत ही सरल सवाल था, मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीनों क्वेश्चन अभी तक आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, एक 2x2 आव्यूह जिसका हमें दे रखा है a इक्वल टू आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि इस प्रकार से इनके अवयव दिए गए हैं। ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो 3 क्वेश्चन है। तो मैं इसमें से आपको तीनों नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाला हूं क्योंकि तीनों के तरीके सेम है, तीनों के तरीके एक जैसे। अगर मैं तीनों को कराऊंगा तो इसी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझ लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये 2x2 का आव्यूह दे रखा है। तो हमें 2x2 का अगर हमें आव्यूह बनाना है तो वो होता क्या है। तो 2x2 का आव्यूह जो अगर हम बनाएंगे तो वो इस टाइप से होता है। उसमें पहला जो होता है, पहला अवयव होता है a11 होता है, दूसरा अवयव a21 होता है, तीसरा अवयव यहाँ पर a11 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a12। यानी कि पहला अवयव a11 होता है, दूसरा अवयव a12 होता है, तीसरा अवयव यहाँ पर a21 होता है और चौथा अवयव यहाँ पर a22 होता है। तो हमें सिंपल सी इन चारों की वैल्यू निकालनी है। a11 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a12 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, a21 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और a22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन चारों की वैल्यू हम फाइंड करके हमें इसमें रखना है और हमारा अभी जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। रखेंगे कैसे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें a11 पहले निकालना है, a11 का मतलब पहले वाला, तो आप यहाँ पे आ जाइए। i की प्लेस पे 1 रखना है हमें और j की प्लेस पे v 1 रखना है क्योंकि दोनों 1 1 है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, i की प्लेस पे 1 रखना है, j की प्लेस पे भी 1 रखना है। तो हमने यहाँ पर i की प्लेस पे भी 1 है और j की प्लेस पे भी 1 है। ऐसे ही हमें सेम इसमें करना है, i की प्लेस पे 1 रखना है, j की प्लेस पे भी 1 रखना है और इस पे हो रही पावर 2 और अपॉन में यहाँ आपका 2। अब ये देखो 1 और 1 2 और 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो होता है 4, 4 अपॉन 2। 4 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि जो हमारा a11 है उसकी वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमें निकालनी है a12। अगर हम a12 निकालेंगे तो a12 निकालने के लिए आपको करना है क्या है, a12 निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि i की प्लेस पे आपको 1 रखना है और j की प्लेस पे भी आपको आपको 2 रखना है। i की प्लेस पे आपको 1 रखना है, j की प्लेस पे आपको 2 रखना है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं i की प्लेस पर 1 और j की प्लेस पर 2 और इस पे हमारा हो रहा है स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है 2। अब आप देखेंगे कि 2 और 1 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये होता है 3 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है आपका 9 और अपॉन में क्या है 2। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा अवयव है a12 वो आसानी से निकल चुका है। अब हम ऐसे हम क्या निकालेंगे, हमने a11 निकाल लिया, a12 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे a21। तो a21 अगर हम निकालते हैं तो यहां पर अब क्या करना है, i की प्लेस पे 2 रखने हैं और j की प्लेस पे 1 रखना है इसी में। तो हम देखो i की प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो मैंने i की प्लेस पे रख दिया 2 और j की प्लेस पे रख दिया मैंने 1 और इसका हो रहा है स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है 2। सेम कंडीशन 2 और 1 की, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो होता है 3 और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2। तो अभी तक हम 3 वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हमारी लास्ट वैल्यू है यहाँ पर a22 को कैसे फाइंड करेंगे, i की प्लेस पे भी 2 रखना है, j की प्लेस पे भी 2 रखना है, रख देते हैं यहाँ पर। तो इसकी प्लेस पे भी 2, इसकी प्लेस पे भी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और अपॉन में 2। 2 और 2 को हम ऐड करेंगे तो होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। यानी कि इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो हमने चारों की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको इसमें आप भी में पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं a11 की वैल्यू 2 है तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 2। अब आप देख सकते हैं a12 की वैल्यू 9/2 है तो हम a12 के प्लेस पर 9/2 रख देंगे। a21 की वैल्यू हमारी 9/2 है तो यहाँ पर हम 9/2 रख देंगे
और यहाँ पर A22 की वैल्यू जो है हमारी वो 8 है, तो हम इसकी प्लेस पर A रख देंगे। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चन का आप भी बना सकते हैं 2x2 का, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन को आप भी बना के दिखा दिया है। फ्रेंड्स, हम पहले ही 4 सवाल करा चुके हैं और 5वां सवाल को मैंने स्किप किया है, तो 5वें सवाल में जो दोनों सवाल थे वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स, वाई और जेड की मान ज्ञात कीजिए। 3 सवाल है, तीनों के तीनों में सवाल आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 की, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ यहाँ पर तुलना करनी है। तुलना किसकी करनी है, पहले की पहले से तुलना कर दो, दूसरे यहाँ पे पहले की पहले से तुलना कर दें, यहाँ पर जेड वाली की जेड से तुलना कर दें। देखिए यहाँ पे आसानी से मान निकल गए, यानी कि एक्स यहाँ पर पहला नंबर है, यहाँ पर 1 पहला नंबर है, तो एक्स बराबर सीधा सीधा 1 आंसर आ गया। यहाँ पर देखें वाई पहला नंबर है, यहाँ पर 4 पहला नंबर है, तो वाई बराबर 4 यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे जेड दूसरा नंबर है और यहाँ पर 3 तीसरा दूसरा नंबर है, तो यहाँ पर तीनों के आंसर आसानी से आ चुके हैं। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हम सेम इसमें भी तुलना करने वाले हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 6, पहले वाले की तुलना पहले वाले से। ऐसे हम नीचे करते हैं दूसरे वाले की तुलना, यानी कि 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहां से जेड का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पर 5 और 5 को अदल लेकर जाएंगे तो ये 0, तो जेड बराबर यहाँ पर कितना देखने को मिल जाएगा आपको, 0। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 8, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए x इंटू वाई बराबर 8 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करके यहाँ से x और y के मान फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो y को हमें दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस y। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब ये जो x की वैल्यू है वो हमें समीकरण 2 में रखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, 6 माइनस बाई, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा y बराबर 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो y की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 बाई, और y की बाई में करेंगे तो y स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर 8। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का, और ये जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 8 है बराबर में 0 है। यहाँ पर हमारा गुणनखंड बन गया है। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे 8 होना चाहिए और जोड़ने पे भी छोड़ने पे 6 होना चाहिए, गुणा करने पे 8 होना चाहिए। तो सीधे सीधे फैक्टर हैं 4 और 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y, यानी कि 4y और 2y को जोड़ते हैं तो 6 होगा, और 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4y, इसका ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 2y, और प्लस का 8 बराबर में 0। हम यहाँ से इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको यहाँ से ब्रैकेट में ले लेंगे। बात करें कॉमन की, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा y, तो यहाँ पर बचेगा हमारा y माइनस 4। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 4 और यहाँ पर भी y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और y माइनस 2 जो है दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर में 0। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि y माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और y माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें 2 यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब y की दो वैल्यू है, तो x की भी जाहिर सी बात है दो वैल्यू यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो हम y बराबर 2 रख दोनों कंडीशन में मैं आपको दिखा देता हूं। जब y बराबर 4 तब समीकरण 3 से, यानी कि जब हम y बराबर 4 वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 में, तो क्या होगा, देखो समीकरण 3 में रख दो तो x बराबर 6, y बराबर हम 4 रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 2, x बराबर हमें मिलेगा 2, तथा जब जब y बराबर 2 रखेंगे तो हमें x बराबर यहां पर कितना मिल जाएगा, देखो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा,
यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 रखेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। दो आंसर यहाँ पर x के देखने को मिल रहे हैं आपको, दो आंसर यहाँ पर y को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बताया था तीनों सवाल कराने वाला हूं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इसको करने के लिए सिंपल तरीका क्या रहेगा, सीधी सीधी हमें इसकी इक्वेटिंग करा देनी है, तुलना करा देनी है। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा 9 है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पर आप हमारा 7 है, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 समीकरण है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो 3 ही इक्वेशन हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है, हमें देखो यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 3 में तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 आ रहा है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 आ रहा है। और हम समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 में भी y प्लस जेड आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल से हम करने के वाले हैं कि y प्लस जेड इक्वल टू 7 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की प्लेस में हम रखेंगे 7 बराबर 9, तो x बराबर 9, 7 को अगर इधर हम लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिल जाएगी 2। अब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें z का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5, 2 को उधर लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 3, यानी कि जेड की वैल्यू 3 आ चुकी है, एक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हम यहाँ पर जेड की वैल्यू को अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्वेशन 3, तो जेड की वैल्यू हम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 और 3 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस में हो जाएगा, तो y 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4, तो y इक्वल टू 4, यानी कि तीनों वैल्यू आसानी से निकल के आ चुके हैं। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है, इसकी इक्वल दे रखा है, और हमसे पूछा है कि ए बी सी डी तथा डी का मान हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीका इसका है। फिर से हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेटिंग करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं पहले की पहले से। तो यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाले की तुलना सेकंड वाले से करते हैं, तो 2a माइनस बी इक्वल टू आपका 0 यहाँ पर दे रखा है, ये हो गया हमारी समीकरण 2। इस वाले की तुलना हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये होगी हमारी इक्वेशन 3। और इसकी जो इक्वेटिंग है वो हम लास्ट वाले से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और ये इक्वेशन 5। मैंने आपको पहले ही बोला था जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या जो है वो भी 4 है, a, b, c, d, और हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन जो है वो भी 4 है। तो हम चारों का यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन चारों को आसान तरीके में सॉल्व करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूं कि मैं समीकरण 2 से यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2a है, माइनस के b को उधर ले जाएं तो ये b हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि b की प्लेस पे हम b की प्लेस पे 2a रख सकते हैं, b की प्लेस पे 2a रख सकते हैं, b की प्लेस पे 2a रख सकते हैं। तो हम b बराबर 2a रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम b बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं b बराबर 2a समीकरण 1 में रखूंगा। तो देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, b की जगह हमें 2a रखना है और बराबर माइनस का 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का 2a है, यहाँ पर प्लस का a है, यहाँ पर माइनस का 2a है, यहाँ पर प्लस का a है। तो माइनस 2a में से a को माइनस करेंगे तो माइनस का a हमें देखने को मिलेगा। इक्वल में हमारा माइनस 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू हमारा 1, यानी कि a की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। तो हम b की वैल्यू
सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसको इक्वेशन 2 में रख दें या इक्वेशन 1 में रख दें। तो हम इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो फॉर इक्वेशन 2 समीकरण 2 से बात करें हम तो देख सकते हैं आप यहां पर क्या हो जाएगा 2 और a की वैल्यू हमारी यहां पर 1 है, माइनस का b इक्वल टू 0। 2 बन जा 2 माइनस का b इक्वल टू 0। 2 यहां पर है, माइनस के b को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का b हो जाएगा। तो हमें सीधा सीधा b की वैल्यू जो मिल गई है वो 2, यानी कि b की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 2। अब बात करते हैं, हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम अगर a की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं हम समीकरण 3 में a का मान। तो 2 इंटू ए का मान हमारा कितना है 1 है, प्लस का c इक्वल टू 5। 2 बन जा 2 होता है, और इस 2 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये 5 में से माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि c इक्वल टू आपका देखने को मिल जाएगा 3। तो c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं c की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखता हूं तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर रखेंगे तो 3 इंटू सी की वैल्यू यहां पर 3 प्लस का d इक्वल टू 13। 3 3 जा 9 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13। d इक्वल टू 13, 9 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो d इक्वल टू 13 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। पूरा क्वेश्चन इजी है, आसान वे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये विकल्प है आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट भी है और आसान भी है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है आव्यूह ए 1 ij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी कि 4 ऑप्शन है तो वर्ग आव्यूह कब होगा, तो ध्यान रखना वर्ग आव्यूह तभी होता है कौन सी कंडीशन में, अगर m और n तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तभी हमारा आव्यूह जो है वो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, तीनों अगर हमारे m और n यानी कि रो और पंक्ति अगर हमारे बराबर है तभी जो हमारा आव्यूह जो है वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो ये देख सकते हैं, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर लिखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पर कॉमा दे रखा था, मगर कॉमा लग के सवाल होगा नहीं, मैंने इक्वल यहाँ पर लगाया है, तो इसको हमें इक्वल में रखना है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर वेरी करता है, लाई करता है, तो हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के देखता हूं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इससे तुलना करने वाले हैं। तो इससे हम इसको तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर हम 3x और 7 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालते हैं तो माइनस का 7 और 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी वो माइनस का 3/7। अब मैं इस वाले से इसकी वैल्यू निकालता हूँ x की, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। और अगर मैं 2 है इस 4 को दल जाऊंगा तो माइनस, और 3x को दल ले जाऊंगा तो प्लस। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और इक्वल टू 3x। x की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को निकाला और x की दोनों वैल्यू डिफरेंस आई है, x की दोनों वैल्यू डिफरेंस आई है। अगर ऐसा केस अगर आपको देखने को मिलता है कि x की वैल्यू डिफरेंस आए या y की वैल्यू डिफरेंस आए, अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है माइनस का 7/3, तो 7/3 यहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है x की वैल्यू, और x की वैल्यू कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है, ना ही 7/3 मिल रही है और 2/3 यहाँ पर मिल रही है। 2/3 यहाँ पर मिल रही है, मगर आप ये ऑप्शन को सही नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू 7/3 भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको यही करना है कि ज्ञात करना संभव ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ सब क्वेश्चन से अलग है, डिफरेंस है, 1 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है। इसमें कह रहा है कि 3x3 कोटि के कुल अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, यानी कि 0 या 1 है प्रत्येक प्रविष्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 इंटू 3 जो अवयव है उसमें कुल अवयव कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम कुल अवयव निकालेंगे तो कुल अवयवों की बात करें तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 का मतलब 9। आप देख सकते हैं हम कि प्रत्येक की प्रविष्ट क्या है 0 या 1। 0 या 1 का मतलब है कि टोटल प्रविष्ट क्या है
2 टोटल यानी कि कुल आपकी यहां पर जो प्रविष्ट हैं वो कितनी है यहां पर 2 टोटल प्रविष्ट इक्वल टू 2। तब हमसे क्या पूछा, तब हमसे पूछा है कि कुल अवयव, तो हम निकाल लेंगे तब कुल अवयव, कुल अवयव बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां पर कितना है 2 और 2 की पावर यहां पर 2 कुल प्रविष्ट है और कुल अवयवों की संख्या कितनी है 9, तो 2 की पावर हम 9 कर देंगे। अगर हम 2 की पावर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई के बाद में वो आएगा 512। तो 512 कहां है, हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये पूरी एक्सरसाइज में यहाँ पर समाप्त करा चुका हूं। अगर आपने पहली 2 वीडियो 4 वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सरसाइज ये पूरा चैप्टर 2 फिनिश कराया है तो जाइए जाके देख लीजिए। और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 है वो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें।